So we are starting with the unit, the next chapter. Sorry, which is good morning, Satya. It's been a while. We're starting with the new chapter, new historicism and cultural materialism. ठीक है. तो न्यू हिस्टोरिसिज्म मतलब कोई ओल्ड हिस्टोरिसिज्म भी होगा तभी न्यू हिस्टोरिसिज्म नाम आया है ना. पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ. ठीक है. तो तीन इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं ये. एक तो है ओल्ड हिस्टोरिसिज्म, एक है न्यू हिस्टोरिसिज्म और एक है कल्चरल मटेरियलिज्म. ऑल थ्री अप्रोचेस connect literature with history, with society, with politics and power, but they do so in very different ways. And understanding this shift from old historicism to new historicism and then to cultural materialism is essential because it reflects a major transformation in 20th century literary criticism. कोई बात नहीं सत्या. आई होप यू आर कवरिंग द क्लासेस. तो अब ना बहुत समय तक लिटरेचर जो था इट वाज ऑफन स्टार्टेड एज समथिंग आइसोलेटेड, है ना. टाइमलेस है जी, यूनिवर्सल है, ये तो हर एज में हम पढ़ लेते हैं. ठीक है. क्रिटिक्स हमेशा फोकस करते थे ऑन द ब्यूटी ऑफ द टेक्स्ट, ऑन द थीम्स, ऑन द फॉर्म. लेकिन जो हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक्स थे, historicist critics, they argued that literature cannot be separated from the historical conditions in which it is produced. कि लेट्स से कोविड के टाइम पे लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, तो जब हम आगे बहुत सालों के बाद देखेंगे तो हिस्ट्री में हम देखेंगे इट इट वाज अ मेजर इवेंट, इट वाज अ मेजर क्राइसिस दैट केम, कोरोना वायरस. तो उस टाइम पे जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ वी हैव टू see it in the context of COVID. So it cannot be separated from historical conditions in which it was produced. एक literary text is not born in a vacuum. वो इमर्ज होता है किसी पर्टिकुलर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट में. ओल्ड हिस्टोरिसिज्म की अगर मैं बात करूं तो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल अप्रोच थी लिटरेचर के लिए. वो अज्यूम करते थे कि गुड मॉर्निंग शुभांगी, वो अज्यूम करते थे कि जो हिस्ट्री है वो ऑब्जेक्टिव है, बहुत फैक्चुअल है ना, स्टेबल है. आज के ज़माने में हम नहीं बात करते हिस्ट्री की ऐसे. हम लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री ये एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है बट इट इज़ नॉट इट. हम लोग सबाल्टर्न हिस्ट्री की बात करते हैं. हम लोग बोलते हैं कि इट माइट बी सब्जेक्टिव बिकॉज़ इट इज़ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हिस्टोरिसिस्ट हू वाज़ राइटिंग इट. तो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, जो पुराना व्यू था, जो मानते थे कि हिस्ट्री जो है ऑब्जेक्टिव है, फैक्चुअल है, हिस्ट्री प्रोवाइड्स द बैकग्राउंड अगेंस्ट विच अ लिटरेरी टेक्स्ट कैन बी अंडरस्टूड. तो जो लिटरेरी वर्क्स हैं दे आर ट्रीटेड एज रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट्स, रिफ्लेक्शंस और द प्रोडक्ट्स ऑफ देयर हिस्टोरिकल एज. इस हिस्ट्री एक रोमांटिक एज में राइटिंग आई, कोई वर्क आया, तो वो प्रोडक्ट है उस हिस्टोरिकल एज का, रिफ्लेक्शन है वो वर्क. वर्ड्सवर्थ का पोइट्री रिफ्लेक्शन है पूरी एज की. इस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हम शेक्सपियर के प्लेस को स्टडी करते हैं ओल्ड हिस्टोरिसिज्म की तरह से, तो हम क्या एग्जामिन करेंगे? हम लोग देखेंगे एलिजाबेथन पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, रेनेसां ह्यूमनिज्म जो हम करते हैं, हम लोग करते हैं ना कि यार हिस्ट्री को देखो तो समझ में आएगा कि क्या वर्क प्रोड्यूस हुआ, क्यों आया. ह्यूमनिज्म था तो आपको कैरेक्टर्स भी ऐसे ही मिलेंगे. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द पीरियड, है ना, हम लोग बोलते हैं रेस्टोरेशन देखो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उस पीरियड में, या फिर आइडिया ऑफ द मोनार्की एंड डिवाइन राइट्स. इस तरह से हम उसको स्टडी करेंगे. तो जो हिस्टोरियन है इज सीन एज समवन हु कैन reconstruct the truth of the past objectively. Literature and history are treated as separate categories. हिस्ट्री हमें फैक्ट्स देता है, लिटरेचर उसको आर्टिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं उसी फैक्ट्स को, या फिर रिफ्लेक्ट करते हैं उसकी एज को. तो ओल्ड हिस्टोरिसिज्म ऑफन वर्क्स इन अ लीनियर एंड एक्सप्लेनेटरी मैनर कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और लिटरेरी टेक्स्ट. लेकिन फिर इस अप्रोच को बाद में क्रिटिसाइज किया गया बिकॉज
वो ट्रीट कर रहे थे हिस्ट्री को एज़ फिक्स्ड एंड दे इग्नोर्ड द रोल ऑफ आइडियोलॉजी, पावर, लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन, ये सब बातें हो ही नहीं रही थी। तो फिर इमर्ज हुआ न्यू हिस्टोरिसिज्म लेट 20th सेंचुरी में, स्पेशली ड्यूरिंग द 1980s। तो वी हैड क्रिटिक्स लाइक स्टीफन ग्रीनब्लैट जिन्होंने डेवलप किया व्हाट केम टू बी नोन एज न्यू हिस्टोरिसिज्म। ठीक है, न्यू हिस्टोरिसिज्म अरोज पार्टली एज अ रिएक्शन अगेंस्ट फॉर्मलिस्ट क्रिटिसिज्म, सॉरी, हमने न्यू क्रिटिसिज्म पढ़ा था, यू रिमेंबर, जिसमें हम सिर्फ टेक्स्ट को देखते हैं, ऑथर को बिल्कुल नहीं देखते, नो बैकग्राउंड, नथिंग। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म उसका भी एक रिएक्शन था, न्यू क्रिटिसिज्म का, ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म का रिएक्शन। तो इट वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंकर्स लाइक फूको, अल्थ्यूजर, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एंड पावर। तो जो न्यू हिस्टोरिसिस्ट्स थे वो चैलेंज करते हैं आइडिया, इस आइडिया को कि हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव या न्यूट्रल होती है। अकॉर्डिंग टू देम हिस्ट्री अपने आप में एक टेक्स्ट है। हिस्टोरिकल नैरेटिव्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होते हैं। हम बोलते हैं ना भाई हिस्ट्री फैक्ट है, नहीं, वो भी एक नैरेटिव है जो कंस्ट्रक्ट किया गया है उस एज के अकॉर्डिंग, हो सकता है जो पावर में थे उनके अकॉर्डिंग। एंड एवरी अकाउंट ऑफ हिस्ट्री, अब देखो आपको क्या लगता है आज के ज़माने में, आज भी हिस्टोरियंस हैं जो हिस्ट्री, जो आज का लिख रहे हैं, जो कल को हिस्ट्री हो जाएगी। तो आज वो नैरेटिव जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा होगा? ऑब्वियसली जो पावर में हैं लोग, उनके अकॉर्डिंग, उनके अगेंस्ट तो नहीं लिखेंगे वो लोग। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी अगर उन्होंने गलत किया है तो वो लिखा जाएगा। हो गया बायस्ड। इट्स अ नैरेटिव व्हिच इज कंस्ट्रक्टेड एंड एवरी अकाउंट ऑफ हिस्ट्री इज शेप्ड बाय आइडियोलॉजी एंड पावर रिलेशंस। इसलिए लिटरेचर डज नॉट मेरिली रिफ्लेक्ट हिस्ट्री, लिटरेचर एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रही है कंस्ट्रक्शन में। अगर हिस्टोरियन नहीं लिख रहा है कोई गलत काम जो पावर में लोग कर रहे होंगे, तो ये हो सकता है कि फिल्म्स दिखा रही हों या लिटरेचर में कोई लोग नॉवेल्स में लिख रहे हों, और इसीलिए लिटरेचर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री एंड आइडियोलॉजी। तो एक नया हिस्टोरिसिस्ट, न्यू हिस्टोरिसिस्ट क्रिटिक जो होगा वो लिटरेरी टेक्स्ट को लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ेगा अलोंग साइड पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट रिकॉर्ड्स, ट्रैवल राइटिंग्स, डायरीज, sermons, colonial रिपोर्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, उस पीरियड, उस टाइम का जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग। द एम इज टू सी हाउ पावर सर्क्यूलेट्स थ्रू सोसाइटी एंड हाउ टेक्स्ट both support and resist dominant ideologies. So one of the central ideas of new historicism is there is no history outside textual representation. So this means we can never access the past directly. We only know it through texts, narratives, and interpretations. इतना समझ में आ गया सबको? ओल्ड हिस्टोरिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म। अब बात आती है कल्चरल मटीरियलिज्म की। इसी टाइम पे, अराउंड द सेम टाइम, बर्लिन में, बर्लिन कहाँ से आ गया? ब्रिटेन में एक और रिलेटेड अप्रोच बाहर आ रही थी विच वाज कल्चरल मटीरियलिज्म। इसमें मेजर फिगर्स थे रेमंड विलियम्स, जॉनथन डॉलिमोर और एलन सिनफील्ड। तो कल्चरल मटीरियलिज्म सिमिलैरिटीज हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म के साथ। दोनों ही लिटरेचर को कनेक्ट करती हैं हिस्ट्री और पावर के साथ। दोनों ही रिजेक्ट करती हैं इस आइडिया को कि हिस्ट्री न्यूट्रल है, और दोनों ही एग्जामिन करती हैं आइडियोलॉजी को और सोशल स्ट्रक्चर्स को। लेकिन कल्चरल मटीरियलिज्म इज मोर ओपनली पॉलिटिकल and little Marxist in its orientation. Cultural materialism focuses very strongly on class, ideology, state power, domination, resistance, gender, race, material conditions of society. Whereas new historicism sometimes appear descriptive. Cultural materialism is more interventionist and politically committed. तो वो ओपनली पूछती है
whose interest does a text serve? जैसे हम स्टुअर्ट हॉल का पढ़ते हैं, आज एक लेक्चर आपको दूँगी मैं, स्टुअर्ट हॉल का एक एसे है, वो पढ़ाऊँगी। तो स्टुअर्ट हॉल भी रिप्रेजेंटेशंस की बहुत बात करते हैं। कहते अगर फ़िल्म को हम एनालाइज़ कर रहे हैं तो उसमें देखना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन्स एक्सपोज़ करना ज़रूरी है कि रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है? किसका इंटरेस्ट सर्व हो रहा है इस टेक्स्ट में? या किसकी वॉइस को सप्रेस किया जा रहा है? हाउ कैन लिटरेचर चैलेंज डोमिनेंट आइडियोलॉजी? तो ये क्वेश्चंस ओपनली कल्चरल मटेरियलिज्म पूछती है. It is particularly interested in marginalized groups and subversive readings of canonical texts. For example, a cultural materialist reading of Shakespeare वो किस पे फोकस करेगी? सोशल ऑपरेशन पे, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स पे, पेट्रियार्की, सेक्सुअलिटी या विमेन कैरेक्टर्स कैसी हैं या पॉलिटिकल यूज ऑफ लिटरेचर इन मेंटेनिंग पावर स्ट्रक्चर्स. क्लियर हुआ? ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में हिस्ट्री उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव है, न्यू हिस्टोरिसिज्म में हिस्ट्री इज कंस्ट्रक्टेड और कल्चरल मटेरियलिज्म में हिस्ट्री इज आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल. यहाँ पे ओल्ड हिस्टोरिसिज्म में लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स हिस्ट्री, न्यू में लिटरेचर पार्टिसिपेट्स इन हिस्ट्री, कल्चरल में लिटरेचर कैन रीइंफोर्स और रेजिस्ट पावर. चलो अब हम पढ़ेंगे. So we start with chapter 8. यही सब है. हिस्टोरिसिस्ट टर्न क्या है, हिस्ट्री और टेक्सचुअलिटी क्या है, कल्चर एंड आइडियोलॉजी, कल्चर एज टेक्स्ट, कल्चरल टेक्स्ट्स, मटीरियलिस्ट क्रिटिक्स, फिर आता है न्यू हिस्टोरिसिज्म और फिर आता है कल्चरल मटेरियलिज्म जिसमें पॉलिटिक्स है ज्यादा. डेट्स याद रखो, 1970s और 80s की बात हो रही है. ठीक है, कह रहे लिटरेरी क्रिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स एंड फिलोसोफर्स ऑफ हिस्ट्री began to see contexts as reflecting real material conditions of social struggle. By social struggle, we mean struggle for power between classes, genders, ethnic groups, communities, and nations. Power, they argued, was at the center of all social relations, and this was reflected in the texts of the period. ठीक है, तो जो क्रिटिक्स थे, फिलोसोफर्स से इन्फ्लुएंस थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से इन्फ्लुएंस्ड थे, तो वो क्या देखने लगे कि टेक्स्ट जो है वो रियल मटेरियल कंडीशंस रिफ्लेक्ट करता है. कोई भी टेक्स्ट है, ठीक है, पावर इन सब के बीच में है, सेंटर है पावर, और वो सब हमें टेक्स्ट उस पीरियड के टेक्स्ट में दिखाई देता है. Under the influence of Marxist thinking, these critics argued that all interpretation was inherently political because it sought to locate social conditions in literary texts. Further, they argued that we need to bring history at the site of social struggle back into the text. We needed what the editors of an anthology on this new form of theory called a return to history. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, अब मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस, मार्क्सिस्ट जो थिंकिंग थी उससे इन्फ्लुएंस होते हुए ये जो क्रिटिक्स थे 70s और 80s के, ये लोकेट करने लगे जितना भी सोसाइटी में कोई भी चीज है, कंडीशन है, वो सब लिटरेरी टेक्स्ट में हमें नजर आती है. इन्होंने कहा कि हमें जरूरत है कि हम हिस्ट्री को एज अ साइट ऑफ सोशल स्ट्रगल हम लेके आए वापस इनटू द टेक्स्ट, एंड वी नीडेड what editors of anthology on this new form of theory called a return to history. हमें चाहिए, we need to return to history, so we need to bring in the historical things in our texts. It is evident that such a reading was a move against the so-called textual obsession of the structuralists and post-structuralists, या new critics also. अभी it was against, क्योंकि structuralists क्या करेंगे, वो सिर्फ टेक्स्ट को देख रहे हैं, they also are not interested really in the background. Lekin post-structuralists are actually, they do talk about it because they do talk about multiple interpretations, we can say. Not very much about the author, but yes, furthermore, death of the author और ये सब. तो ये जो इंटरेस्ट था इन कॉन्टेक्स्ट, हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए
कि एक टेक्स्ट प्रोड्यूस कौन से कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, हमें हिस्ट्री का दिखाओ। तो ये जो इंटरेस्ट था इन कॉन्टेक्स्ट एंड हिस्ट्री ऑल्सो मेंट दैट द न्यू थ्योरिस्ट्स सॉ ऑल राइटिंग एज टेक्स्ट्स। जितना भी लिखी हुई चीजें हैं वो सब टेक्स्ट्स हैं। टेक्स्ट्स चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पोएट्री हो या ऑटोबायोग्राफी हो, कुक बुक हो या कोई मैनुअल हो, वॉर मेमोइर्स हो, सर्जिकल टेक्स्ट्स हो, आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर सोशल कंडीशंस। कोई भी चीज लिखी हो, कुक बुक्स लिखी हो, सारी तरह से रॉन्ग भी नहीं है ये अगर देखा जाए। अगर आप देखो यूट्यूब पे बहुत सारे न्यू न्यू शेफ्स इमर्ज हो रहे हैं, फेमस भी हो गए हैं, उन्होंने कुक बुक्स भी लिखी हैं। तो अगर हम देखें आज जो ज़माना है रील्स का, यू नो, इतने लोग मतलब पागल हो गए हैं। यस्टरडे आई वाज़ इन स्कूल एंड आई वाज़ जस्ट टॉकिंग टू दीस चिल्ड्रन, आई थिंक 9th क्लास की थी वो लड़की। आई जस्ट आस्क्ड हर टू डिस्क्राइब हर रूटीन ऑफ संडे, मतलब उसने कल क्या किया था, परसों। She had nothing to say. She said, I woke up at 10 a.m., had milk and bread, and watched reels after that. और मैंने कुछ नहीं किया, कहती है। तो अब रील्स का इतना क्रेजी दिमाग कर दिया है लोगों का। बट वो जो एक चीज है उसने सपोर्ट किया है इन लोगों को टू maybe write cookbooks or write whatever they are writing at the point of time. So it is product of the social conditions around us and share same prejudices, ideologies. कोई भी बुक है जो 2016 सॉरी 2026 में लिखी जा रही है, वो लोग अगर एक ही जगह से है, इंडिया में कोई लिखी जा रही है, पूरी तरह से you're lost, you're not speaking, you're lost. It's very addictive and students should not do that at least. 2026 में एक जगह से कोई बुक लिखा जा रहा है अगर, तो कह रहे हैं उनकी आइडियोलॉजी सेम होंगी, थीम्स, मोटिव्स, दे विल शेयर द सेम prejudices. Oh, oh God, please don't get into it. Yes, it's very addictive. This means we need to read a literary text in the context of several other texts from the same age in order to locate the social contexts of their production. History and social contexts are to be found only in such a messy configuration of themes and motives. In other words, literary texts are as much a part of history and political science and anthropology as texts from these disciplines. सब मिक्स है। तो ये जो नया अप्रोच है, इट टुक टू मेन फॉर्म्स, एक अमेरिकन जिसको हम न्यू हिस्टोरिसिज्म कहते हैं और दूसरा ब्रिटिश में जिसको हम कल्चरल मटेरियलिज्म कहते हैं। ठीक है, देयर आर सिमिलैरिटीज, बस ये है कि एक अमेरिका में हुआ शुरू, दूसरा यहाँ पे। अब जो नया न्यू हिस्टोरिसिज्म है, इट पेड अटेंशन टू द हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट क्या है एक लिटरेरी टेक्स्ट का, while also assuming that literary themes often reflected, refracted, reinforced or subverted historical contexts. In short, मैं ये सब आपको मैंने बता दिया, इसलिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग अगेन। न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? इट्स अ मोड ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस which is focusing on the text. It believes that power is everywhere. Is to reveal the forms of power within texts from the past. काम है रिवील करना, कैसे काम कर रही है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर एक ही फ्रॉम द पास्ट। ओह, इज इट? इज इट ओके? तो मैंने कहा कि क्रिटिक का काम क्या है? टू रिवील द वर्किंग्स, अलग अलग पावर कैसे एक टेक्स्ट के अंदर काम कर रही हैं फ्रॉम द पास्ट। हाँ, प्लीज नोट द नेम, एलन सिनफील्ड, डॉली मोर, दोनों को अच्छे से पढ़ना है।
तो इनके वर्ड्स में न्यू हिस्टोरिसिज्म इज अ क्रिटिकल अप्रोच that looks at the interaction between state power, cultural forms, and more specifically with those genre and practices where state and culture most visibly merge. तो इन दोनों के अकॉर्डिंग न्यू हिस्टोरिसिज्म क्या है? एक क्रिटिकल अप्रोच है जो ये देखती है स्टेट पावर और कल्चरल फॉर्म्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। मतलब लेट्स से अ पॉलिटिकल पार्टी या फिर उस पॉलिटिकल पार्टी के कोई पॉलिसीज और एक फिल्म उसी टाइम की, ये दोनों कैसे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे ये फिल्म उसको दिखा रही है या किस तरह से दे आर समहाउ कनेक्टेड विद द जॉनरास प्रैक्टिसेस जहां पे स्टेट और कल्चर मोस्ट विजिबली मर्ज कर रहे हो। Cultural materialists accuse the new historicists of being pessimists, of seeing no way out of unequal power relations. They suggest that texts must be read as sites of power relations, but as they connect with the present. तो कल्चरल मटीरियलिस्ट कहते हैं भाई तुम लोग पेसिमिस्टिक हो और तुम्हें लगता है कि इस अनइक्वल पावर रिलेशन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है। तो ये सजेस्ट करते हैं कि टेक्स्ट्स को हमेशा रीड किया जाए एज कि टेक्स्ट भी पावर रिलेशंस ही दिखा रहा है एज दे कनेक्ट विद द प्रेजेंट। दे therefore see critical theory and analysis as social actions for contemporary times. Please give this a read. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि लिटरेरी टेक्स्ट सिर्फ इमेजिनेशन का काम है, आर्ट फॉर आर्ट सेक टाइप, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर डी लिंकिंग देम विद द अदर टेक्स्ट्स जिनमें सेम थीम्स हो शायद। These two may be termed the informing assumptions of the materialist critical practice, जिनको हम एक तो न्यू हिस्टोरिसिज्म है, दूसरा कल्चरल मटीरियलिज्म है। हिस्ट्री एंड टेक्सचुअलिटी, थोड़ा सा रह गया नीचे। हिस्टोरिसिस्ट टर्न, तो न्यू हिस्टोरिसिज्म as we have seen begins with the assumption that all texts are about a particular historical context and the social forms and the exchanges of power. But how does one capture the social exchange in a text? हम कैसे देखेंगे कि कैसे कोई एक्सचेंज हो रहा है एक टेक्स्ट में, मर्ज हो रहा है? हाउ डज रियल हिस्ट्री एंटर द टेक्स्ट एट ऑल? आप बोलोगे कैसे आ गया? कोविड के टाइम पे प्रोड्यूस हुई हुई सारी बुक्स में कोविड का जिक्र तो नहीं हो सकता। तो न्यू हिस्टोरिसिज्म का ओपनिंग मोमेंट्स drew upon the idea of a textualization of history, culture, and cultural forms as linked to social relations of power. तो ये दो टर्म करते हैं हम न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटीरियलिज्म। Hayden White suggested that all historical facts come to us only in the form of language and narrative. जैसे उन्होंने कहा कि हिस्ट्री भी अपने आप में एक टेक्स्ट है। कहते दो हमें फैक्ट्स लेते हैं, एक है ग्रीस्ड कार्टेजेस वर गिवन टू सेपॉयस इन 1857 इंडिया, द सेपॉय म्यूटिनी अकर्ड। अब बताओ आपको क्या लगता है इन दो फैक्ट्स से कि क्योंकि कार्टेजेस गई दी गई उनको इसलिए म्यूटिनी हुई? ये दो फैक्ट्स हैं, है ना, कि ग्रीस्ड कार्टेजेस दी गई थी सिपॉयज को इंडिया में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट वन लेड टू द अदर? How can we be certain that one was the cause and other was the effect? कैसे लगेगा पता? The historian links these two facts and provides a narrative where we can see the cause effect sequence. Therefore,
नो हिस्ट्री ओनली इन द फॉर्म ऑफ नैरेटिव्स। हमें हिस्ट्री भी तो में ही मिल रहा है। तो हेडन वाइट का आइडिया कि हिस्ट्री रिक्वायर्ड टेक्स्ट्स वाज एन इन्फ्लुएंशियल मूव। हिस्टोरियन अरेंजेस द इवेंट्स और फैक्ट्स इन अ सर्टेन ऑर्डर। देखो ना, एक पर्टिकुलर टाइम में, आज के टाइम में बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। अब हिस्टोरियन हिस्टोरियन की मर्जी है, उसने कैसे अरेंज करना है उन इवेंट्स को, और जैसे वो अरेंज करेंगे इट विल मेक ऑल द डिफरेंस, है ना? हायरार्की, so that we pay more attention to some and less attention to others. So, for example, reading about the revolt of 1857, उसके causes, क्यों हुआ, क्या हुआ, do we pay a great deal of attention to the clothes of sepoys? हमने कभी नहीं देखा होगा उनको कपड़े कैसे दिए गए थे, क्या वो बहुत हैवी तो नहीं थे कहीं लड़ने के लिए? और टू द क्वेश्चन ऑफ कार्टेजेस, कैसी कार्टेजेस दी गई थी, कभी नहीं देखा हमने। हम बस देखते हैं कि क्यों हुआ। इतनी थिक यूनिफॉर्म्स थी उनकी, इतने अनकंफर्टेबल थे वो लोग उस यूनिफॉर्म में, एंड वो पार्ट ऑफ द आर्मीज रेगुलेशंस एंड कस्टम्स इन विच सिपॉइज कंफर्ट और प्रेफरेंस वाज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, कि ये तो जी करना ही पड़ेगा, ये तो रूल्स हैं। सेम प्रिंसिपल अप्लाई टू कार्टेजेस, जहां पे सिपॉइज फीलिंग्स वर नॉट रिस्पेक्टेड और अकाउंटेड फॉर। हाउएवर, when we look at the most narratives on 1857, there is almost no mention of clothing. It's not because the sepoys in 1857 clothing was not a major issue. No. We do not pay attention because this fact is not given enough importance in the narrative of 1857. So, ये जो hierarchy है in the narrative of history is not dependent on the facts, but on the historian's interpretation. हिस्टोरियन ने कैसे उसको इंटरप्रेट किया, इवैल्यूएट किया, हायरार्की में लगाया। So what this means is our idea about the past are dependent upon the text. हम जब पढ़ते हैं पास्ट के बारे में, हिस्ट्री, इट्स डिपेंडेंट ऑन द वन हु इज टेलिंग, है ना? अगर मैं अभी जो सीरीज चलाई हुई थी, हिस्ट्री और लिटरेचर को साथ में लेके चल रही थी, अगर आपने वो चीज़ नहीं पढ़ी और सिर्फ मेरी वीडियो से आप वो देख रहे हो, तो आपका परसेप्शन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू बनेगा। मैंने किस चीज़ को वहाँ इम्पोर्टेंस दिया, कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं किया। So new historicism adapts this notion of history and social contexts. Texts are necessary to understand the social context, even though we must be alert to the fact that we only have access to the past through these biased and political texts. So, new historicism, following White's formulations, proposes that history is with the historian's present context and its needs in mind. That is, all history writing is about interpreting the past for the sake of the present. New historicism asks us to be alert to this aspect of history writing, the location of the historian. कि अगर आज कोई historian बैठ के past के बारे में लिख रहा है कोई book, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि वो historian आज कहाँ रहता है, उसकी present conditions क्या हैं। उससे भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसकी writing पे। ठीक है? So it is also important, argue the new historicists, to see history not simply in terms of great men and women or unifying schemes, but as made up of conflicting visions and attitudes. अभी it reminds me of, आज जो मैंने आपको कहा कि स्टुअर्ट हॉल पे एक लेक्चर दूंगी, उसमें मैंने मेंशन किया है, जब हम ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट की बात करते हैं, एक नाम दिमाग में आता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एवरीबडी नोज हु एल्बर्ट आइंस्टाइन इज, राइट? और एल्बर्ट आइंस्टाइन के जैसे और भी बहुत सारे हैं। डू यू नो हिज वाइफ? डज एनीवन ऑफ यू नोज who was his wife? एल्बर्ट आइंस्टाइन की
ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वो सारे जो पेपर्स उन्होंने लिखे, वो एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन की वाइफ ने लिखे शायद, या मिलके उन्होंने लिखे, बट देयर इज़ नो नेम ऑफ हर। शी वाज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट जिसको बोलते हैं। ओनली गर्ल इन एल्बर्ट आइंस्टाइन्स जो भी उनका वो एक प्रोग्राम था, शी वाज़ द ओनली वुमन देयर। Um, they got married, they worked together. Einstein had said it himself also that it wouldn't have been possible if she was not there. She, it is our project. She also wrote that uh, to her father, I think, that we have completed a very important project, which is going to make my husband a very famous man. But then they had three children. I think one died, one of their sons had schizophrenia and was institutionalized for life. And she just took care of them. And then Albert Einstein had affairs outside the marriage. And he started dating one of his cousins. डिवोर्स हुआ कि क्या हुआ, डिवोर्स तो हुआ था। कुछ कंडीशंस उन्होंने रखी कि यू विल serve me food meal 3 times a day. You will not come to into my room if I do not allow it. You will leave immediately if I ask you to. You will not expect any kind of physical relationship with me, etc., etc. इस तरह की चीजें. What did she get out of all the work that she did? Nothing. History. So it's not simply in terms of great men and women or unifying schemes, but as made up of conflicting visions and attitudes. They reject any attempt to provide a single interpretation or version of any age, believing that every age has its schisms and tensions. The task of the historian is to locate these conflicting, struggling versions of any society or age. This means paying attention to subversive, anarchic, and counter moments and movements in every age. So, for this purpose, new historicism looks at motifs and schemes in texts or texts themselves where the existing belief system, values, visions of society, and power relations are constructed, popularized, or called into question. तो जो रिलेशन है हिस्ट्री और टेक्सचुअलिटी में इट कैन बी समराइज्ड एज दिस history is not just the background of texts, it is the foreground and the background are interdependent. A literary text not only reflects an age's themes and contexts, it shapes those contexts by persuading people to accept particular beliefs and opinions. We cannot separate literature as an effect of history, historical or social contexts, but have to see literature as contributing to informing, influencing, and participating actively in the construction of these contexts. तो लिटरेचर कंस्ट्रक्ट कर रहा है हिस्ट्री भी. So new historicism adapts a view of history where all events of the past are available to us only in the forms of texts. This textuality of history is implicated in the institutional and social power relations that determine what narratives can get written and what forms the narratives must take. Clear, everyone? There is no such thing as objective history. क्योंकि narratives are like language produced in a context. हर एक चीज का एक context है. And they are governed by social, economic, political interests of the dominant groups. बीजेपी वाले कहेंगे ऐसे लिखो तो वो ऐसी ही लिखी जाएगी. वो कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को हटा दो हिस्ट्री से तो हटा दिया जाएगा. It doesn't mean it did not exist. चलो, I'm going to stop here. I'll give you your homework. Read this. Culture and ideology. ठीक है, इसको पढ़ लिए और हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे. As text, cultural texts. बाय बाय. आज आपको वो जो इंडियन राइटर्स दिए थे कल,
उनके वर्क्स करने हैं, तो कुछ स्पेसिफिक राइटर्स के कुछ वर्क्स भेजूँगी और बाकी आपने करने हैं और बाकी मॉडर्न से नेक्स्ट मॉडर्न एज का नेक्स्ट राइटर।